नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। तरस आता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उन कद्दावर कार्यकर्ताओं का जो 20-20 साल 30-30 साल से भारतीय जनता पार्टी का डंडा और झंडा अपने कंधा पर डालकर चिल्लाते चिल्लाते नारेबाजी कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दूसरे पार्टी के लोग आते हैं बाहरी और इन कार्यकर्ताओं से दरी बिछवाते हैं, कुर्सी लगवाते हैं और गालियाँ भी देते हैं, मेहनत मजदूरी करवाते हैं, जिंदाबाद बुलवाते हैं और जब अपना मलाई चाट के हो जाता है तो कल्टी निकल लेते हैं पतली गली। लेकिन उस कद्दावर कार्यकर्ताओं को कोई भी शर्म नहीं होती क्योंकि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान होता है। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल है वो अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। और जैसे ही उनका इस्तेमाल पूरा हो जाता है उनको बाहर फेंक दिया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराऊंगा जिन्हें आप बहुत भली भांति जानते हैं और आज उनकी हालत भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो संगठन हैं, चाहे वो आरएसएस हो चाहे अन्य संगठन हो, इन्होंने कभी भी अपने कद्दावर कार्यकर्ताओं को आगे आने नहीं दिया, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया। और ये बात अभी से नहीं 1947 से चल रही है, जब नाथूराम गोडसे जैसे लोगों को महात्मा गांधी की हत्या के लिए तैयार किया गया और यह हत्या होने के बाद नाथूराम गोडसे को आरएसएस का व्यक्ति ही नहीं माना गया, सदस्य ही नहीं माना गया, उसे अपने हाल पे छोड़ दिया गया और उसको फांसी पे लटकने दिया गया। अगर आपको ये चीज़ याद ना हो तो मैं छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा। देश आज़ाद हुआ, बात आगे बढ़ी, कांग्रेस की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे माननीय नेता उभरे, लाल कृष्ण आडवाणी जी को रथ यात्रा दे दिया गया सोमनाथ से अयोध्या। वो एक क्रांतिकारी, एक उगता हुआ सूरज थे। आरएसएस को समझ में आ गया कि एलके आडवाणी को कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करवाई, देश में एक मुद्दा लिया, जय श्री राम का घोष दिया। वो नारा जो केवल भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नारा था, संतों का और हिंदुओं का नारा नहीं था। एलके आडवाणी को तब तक इस्तेमाल किया गया जब तक उनका पूरा रस न चूस लिया गया। जब वो खाली आम चूसे हुए आम की तरह हुए तो उन्हें बगल में फेंक दिया गया। आज लाल कृष्ण आडवाणी की क्या हालत है ये आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद आए बहुत सारे संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह। उसमें से एक चेहरा उभर कर आया, प्रवीण तोगड़िया। जी हाँ, वो आक्रामक चेहरा जो हिंदुओं के लिए गर्व की बात हुआ करता था, लेकिन उसे भी आरएसएस और बीजेपी ने इस कदर चूस के बगल में फेंक दिया कि एक दिन उन्हें खुद कैमरे पे आकर ये बात रोते रोते बतानी पड़ी कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और बाकी संगठनों ने उनके साथ कितना गिरा हुआ काम किया। उनकी बेशुद्धगी में शरीर एक गटर के पास पड़ी मिली थी आज से ठीक 3 साल पहले। वो किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने कराया। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप एक कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको अपना अंत पता होना चाहिए कि आपका एंडिंग कहाँ पे होने वाला है। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर लगभग भारतीय जनता पार्टी के उस सारे कद्दावर नेताओं को बगल कर दिया, साइडलाइन कर दिया और एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करके बैठे। उन्हें एक चेहरा चाहिए था, जैसे एलके आडवाणी, नाथूराम गोडसे, प्रवीण तोगड़िया जैसा एक चेहरा चाहिए था जो इनके मुद्दों को आगे ले जा सके और एक पॉइंट तक जाके उनको समाप्त किया जाए। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा मोहरा उनको समझ में आया कि जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। उभरता हुआ आक्रामक हिंदुत्व वाला चेहरा। योगी आदित्यनाथ की छवि एक आक्रामक नेता की थी और उसे लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये एक ऐसा चेहरा है जिसे हम जैसे घुमाएंगे वैसे वो घूमता रहेगा। लेकिन वो भूल गए ये योगी आदित्यनाथ हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनाने के बाद 3 साल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को समझ में आ गया कि ये इंसान को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पूरी लॉबी तैयार कर ली और एक प्रेशर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे करा दिया, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि लोकसभा विधानसभा के अंदर
200 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायकों ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। संगठन में एक बड़ी नाराजगी की लहर योगी के लिए दिखाई देने लगी। अब योगी जी को बगल हटाना लाजमी था। 2022 का चुनाव घोषित हो चुका है। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे बेस को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। 6 दिसंबर को अब सबको लगा कि भाजपा का चुनावी रणनीति तैयार है कि अगला मथुरा के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। राम मंदिर 2024 में मोदी जी के लिए रखा गया है। काशी का भव्य उद्घाटन किया गया। मोदी जी आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन ये सब घटनाक्रम के बीच में आप जो चीज़ मिस कर गए वो ये था योगी जी को साइडलाइन कर देना। हर जगह उद्घाटन में मोदी जी को प्रेजेंट किया गया, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, योगी जी अकेले खड़े होकर सड़कों पे वीडियो शूट करवाए, लेकिन कहीं भी मोदी जी ने उन्हें अपने बगल में जगह नहीं दी। ये तो था शुरुआत। चुनाव अपने चरम पे है। 14 जनवरी से नामांकन और बाकी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी केंद्रीय नेता अभी तक प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश नहीं आया है। कोई भी ऐसा गतिविधि या एक्टिविटी भाजपा की नहीं दिख रही है जैसा बंगाल में दिख रही थी। ममता बनर्जी को हटाने के लिए अमित शाह जैसा नेतृत्व, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जैसे तमाम कैडर जो भाजपा के थे, जो कद्दावर नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, ब्रांड हैं, वो सारों ने ताकत झोंक दी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ये लड़ाई दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण ये है कि अब योगी जी को बगल करना बीजेपी और आरएसएस की मजबूरी हो गई है। उसका ही एक उदाहरण आज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बंटवारे सीटों को लेकर भाजपा ने एक लिस्ट जारी की और योगी जी को गोरखपुर भेज दिया गया, क्योंकि अयोध्या में अगर वो चुनाव लड़ाते तो योगी जी को हारने की स्थिति थी, चाहे वो मथुरा हो चाहे बनारस हो। योगी जी की छवि इस समय सबसे दागदार, सबसे एक तरह से विवादित छवि है, जिसको भाजपा हाथ लगाना नहीं चाहती है। यही कारण था कि उनकी जो पारंपरिक सीट है गोरखपुर, वहाँ पर उनको भेज दिया गया है। लेकिन इस समय गोरखपुर भी अब उनके जीतना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि गोरखपुर में जो सबसे कद्दावर नेता हैं, जो गोरखपुर की स्थिति तय करते हैं, एक समय में वो माफिया, डॉन और एक आज ब्राह्मण चेहरा है, उनको बिना उनके सहायता के गोरखपुर में योगी जी का जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो विवादित चेहरा आज समाजवादी पार्टी के साथ है और उनके लड़के वहाँ से योगी जी के समक्ष लड़ेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो लगभग बीजेपी और आरएसएस ने ये तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अगर योगी जी अपने नेतृत्व में इसे जीतना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आराम से इसे हारने देगी, क्योंकि ऐसी कोई भी क्रियाकलाप या एक्टिविटी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है। अकेले हर मोर्चे पे योगी जी मोर्चा ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ देने वाली बहुत सारी जगहें खाली दिख रही है। अगर आप बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आप कंपेयर करें, अंतर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि पूरा संगठन बीजेपी का या आरएसएस का वो योगी जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये योगी जी के एक घमंड का, योगी जी के एक अपने आक्रामकता का अंत होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और समाजवादी सरकार बनने के बाद शायद इनकी जो पुरानी केसेस हैं उसे खोला जाएगा और इन पे कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जिस तरह से बुलडोज़र और कानून व्यवस्था का इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर दुरुपयोग किया, आम जनता को त्रस्त किया, एक बड़े तबके को त्रस्त किया, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। गोरखपुर में ये हालत है कि वो अपनी खुद की सीट बचा पाए, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सब कारण देखने के बाद कि बीजेपी खुद चाहती है योगी जी ये चुनाव हारे और उनका कद काटा जाए, छोटा किया जाए, क्योंकि वो अपने आप को एक देश का नेतृत्व दिखाने की कोशिश कर रहे थे पिछले 1.5 साल को। और शायद यही कारण है कि जब जब कोई चेहरा देश का नेतृत्व करना और संगठन के ऊपर जाने की कोशिश करता है, चाहे आरएसएस या बीजेपी का संगठन हो, उसे उस व्यक्तित्व को नीचे दफना दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर नाथूराम गोडसे, प्रवीण तोगड़िया, लाल कृष्ण अडवाणी और अब योगी आदित्यनाथ। आगामी वो अपना पूरा जीवन
गोरखनाथ मठ में बिताएंगे, ऐसी शुभकामनाएं मैं उन्हें देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।